रेप्टाइल इसमें जैसे सांप आते हैं, क्रोकोडाइल आता है, इसमें ये छिपकली आती है, इसे रेप्टाइल बोलते हैं या सरीसृप बोलते हैं। हाँ सही, हाँ क्रोकोडाइल इसमें मतलब इसको छोड़कर बाकी रेप्टाइल में 3 चैम्बर हार्ट होता है। मछली में 2 होता है। ह्यूमन में 4 चैम्बर, बर्ड और ह्यूमन में 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है और रेप्टाइल में 3 चैम्बर पाया जाता है, लेकिन उसमें क्रोकोडाइल का अपवाद है, उसमें 4 चैम्बर पाया जाता है। ठीक है। और फिश में 2 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। मंकी में 4 चैम्बर, वो जितने मैमल्स हैं सब में 4 चैम्बर पाया जाता है। बर्ड और मैमल में 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। मैमल सभी आ जाते हैं, मंकी भी आ जाता है, रैबिट आ जाता है, ये सब 4 चैम्बर हार्ट पाया जाते हैं। यहाँ तक बताए थे। ब्लड प्रेशर में जो होते हैं धमनी होती है और शिरा होता है। धमनी को आर्टरीज बोलते हैं, शिरा को वेन्स बोलते हैं। वेन्स के माध्यम से शुद्ध रक्त को हृदय से पूरे शरीर में पंप किया जाता है और वेन में, जिसको शिरा बोलते हैं, हृदय से अशुद्ध, तो पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय में ले आते हैं और वेन से हृदय में से पूरे शरीर में शुद्ध रक्त को दिया जाता है आर्टरीज के माध्यम से। तो बता रही ना, आपने लिखा था आर्टरीज के माध्यम से हृदय से पूरे शरीर में कौन सा रक्त किसके द्वारा रक्त जाता है? हार्ट से पूरे शरीर में रक्त किस ब्लड वेसल्स के द्वारा जाता है? आर्टरीज के द्वारा जाता है, धमनी के द्वारा जाता है। हृदय से शुद्ध रक्त पूरे शरीर में वो आर्टरीज के द्वारा जाता है, जिसको कि धमनी कहते हैं। फिर पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त हृदय में आता है शुद्ध होने के लिए, वो शिरा के द्वारा आता है, जिसको वेन्स बोलते हैं। इतना बताया तो कल सर्कुलेशन कैसा किस तरह होता है सब बताते थे। लिखवा दिए इसको, लिखवा दें शिरा और वेन लिखवा दिए थे ना, और 4 चैम्बर हार्ट वगैरह लिखवा दिए थे। सिस्टोल डायस्टोल दोनों लिखवा दिए, उसके आगे तक लिखवा दिया। एक होता है गॉल ब्लैडर, वेना कावा, फिर उसके बाद जाकर धमनी का भी लिखवा दिया था। धमनी लिखवा दिया था, धमनी शिरा भी लिखवा दिया था। समझ तो लिया ही ना सब कि हमारे हृदय से शुद्ध रक्त को ले जाकर पूरे शरीर को आर्टरीज देता है। इसी को लिख लिया, जिसने नहीं लिखा लिख लीजिए, लिख लिया है ना। अब देखिए कौन सी आर्टरीज किस किस्म को ब्लड देती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वही लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, हमारे हार्ट को कोरोनरी आर्टरी ब्लड देती है। इसलिए हमारे हार्ट को या हृदय को कोरोनरी आर्टरी ब्लड देती है, कोरोनरी आर्टरी।
इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ये करोनरी आर्टरी हमारे हार्ट को ब्लड देती है, और कैरोटिड आर्टरी से हमारे मस्तिष्क को, ब्रेन को, और फ्रीनी डायफ्राम। फ्रीनी के एक दो बार पूछा गया है, करोनरी और कैरोटिड भी पूछा गया है एग्जाम में। हमारे हार्ट को ब्लड देती है, और दूसरा वाला ये होता है कैरोटिड आर्टरी, ये हमारे ब्रेन को देता है, मस्तिष्क को। हाँ, मस्तिष्क को। और ये फ्रीनी आर्टरी होती है, ये जो डायफ्राम को हट देती है। ब्लड देती है सब अंगों को देने के लिए अलग अलग आर्टरी लगाई गई है ना, और मेन से मुख्य ये है तो बहुत सारी। ये फेरी के बोला? ये नहीं, फ्रीनी आर्टरी है, ये कैरोटिड आर्टरी है, नीचे नीचे ये फ्रीनी आर्टरी है, इसका क्या है? डायफ्राम को देता है, डायफ्राम को ब्लड देता है ये। हाँ, डायफ्राम में हमारा ये जो पसलियाँ होती हैं, इसका बेस को डायफ्राम होती है। थोड़ा बहुत ऐसे नोट इसको लिख लिया। ऐसे नोट के बारे में कल बताया था आप लोगों को, ऐसे नोट को साइनो ऑरिकुलर नोट बोलते हैं ना, ऐसे नोट को कल बताया था आप लोगों को, हार्ट में पाया जाता है। लिख लीजिए साइनो ऑरिकुलर नोड, या ऐसे नोड ही लिख लीजिए, ऐसे नोड इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, या तो याद रहता है। ये राइट एट्रियम है, इसी में होता है ऐसे नोड, ऐसे नोड। साइनो ऑरिकुलर नोड इसका फुल फॉर्म है, और इसे हृदय का पेसमेकर भी कहते हैं। लिख लीजिए इसको, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ऐसे नोड हमारे राइट एट्रियम में पाया जाता है, राइट एट्रियम की वॉल पे। ये हार्ट बीट को इनिशिएट करता है, हृदय स्पंदन को ये इनिशिएट करता है, हृदय को धड़कने के लिए यही इनिशिएट करता है। ये हमारे राइट एट्रियम के आर्टरी के वॉल में पाया जाता है, इसकी सतह पे। ये हमारे ऐसे नोड को साइनो ऑरिकुलर नोड कहते हैं। ऐसे नोड को साइनो ऑरिकुलर नोड कहते हैं। ऐसे नोड का फुल फॉर्म है साइनो ऑरिकुलर नोड, इसे हृदय का पेसमेकर कहते हैं। अगर ये खराब हो जाता है तो हमारा हृदय अच्छे से धड़क नहीं पाता, हमारी धड़कन में प्रॉब्लम आती है, तो उसकी जगह पे आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है। समझ आ रही है? इसे पेसमेकर बोलते हैं, पेसमेकर। देखा नहीं सर, कभी तो बोलते हैं कि लगा पेसमेकर लगाया, आर्टिफिशियल पेसमेकर
स्टिकर लगाया गया है। हार्ट रेट को किससे मापते हैं? स्टेथोस्कोप से। स्टेथोस्कोप हार्ट रेट को या हार्ट बीट को स्टेथोस्कोप से मापते हैं। स्टेथोस्कोप बीट को किससे मापते हैं? स्टेथोस्कोप से मापते हैं। और फिब्रोमैनोमीटर से बीपी को मापते हैं, ब्लड प्रेशर को। मैम आप ये लिखने के बाद सब मत कर दिया स्फिग्नोमीटर स्टेथोस्कोप लिख दिया। स्फिग्नोमैनोमीटर है, इससे ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र है। दोनों का काम नहीं, ये हार्ट बीट स्टेथोस्कोप हार्ट बीट को मापता है, हार्ट रेट को मापता है, और इस स्फिग्नोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर को मापता है। ये कीजिए, मार्कर काम नहीं कर रहा ढंग से। डायस्टोल सिस्टोल आप लोगों को बता दिया ना, डायस्टोल सिस्टोल आप लोगों ने, डायस्टोल और सिस्टोल आप लोगों ने पढ़ लिया है ना, सब लोगों ने। इधर देखिए बात सिस्टोल डायस्टोल पढ़ लिया ना आप लोगों ने, सब लोगों ने। डायस्टोल हो गया और सब बता दिया ना कल ही। अब आप लोग आ जाइए ब्लड पे, इसके बारे में बताएंगे। ब्लड की फिजियोलॉजिकल बता दी कि कैसे ब्लड जाता है, कैसे पूरे शरीर को जाता है। आज के ब्लड के बारे में लिखिए, ब्लड लिखिए, हेडिंग डालिए, ब्लड लिखिए, ब्लड ब्लड या रक्त, रक्त उसके बारे में बताना है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम आपका हो गया, इतना ही था इसमें। इनको तो डाउट देखिए, तब से अभी डालिएगा, टाइम लगेगा।
हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सभी चीज़ें उपस्थित होती हैं। यही लिख लीजिए ब्लड रक्त एक तरह संयोजी ऊतक है लिख लिया। और ये हमारे पूरे शरीर में ब्लड वेसल्स या वाहिकाओं के माध्यम से पूरे शरीर में गति करता है। और ये हमारे शरीर में रक्त वाहिकाओं के माध्यम से गति करता रहता है। ब्लड में 2 कंपोनेंट होते हैं। ब्लड में कितने कंपोनेंट होते हैं? पहला प्लाज्मा और दूसरा ब्लड वेसल्स। कटने के बाद जो निकलता है खून के बाद प्लाज्मा होता है। हाँ प्लाज्मा, हाँ हो सकते हैं। प्लाज्मा ही ब्लड का बनाने में सहायता करता है। ब्लड वेसल्स 3 प्रकार के होते हैं। आरबीसी, इसे एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। प्लेटलेट्स, ब्लड एक तरह संयोजी ऊतक है। ब्लड में इसके 2 कंपोनेंट होते हैं या 2 घटक होते हैं, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड वेसल्स। ये क्या लिखा है? एरिथ्रोसाइट बोलते हैं इसको और प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ब्लड के 2 कंपोनेंट प्लाज्मा और ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स 3 तरह के होते हैं। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स जिसे डब्ल्यूबीसी कहते हैं, और प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी में आता है मोनोसाइट। इसके प्रकार हैं लिखने के समझाएंगे। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, डब्ल्यूबीसी को मोनोसाइट्स भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को मोनोसाइट्स प्रकार है इसको नहीं, ये डब्ल्यूबीसी के प्रकार कितने डब्ल्यूबीसी में और भी प्रकार होते हैं ना। इसमें मोनोसाइट है और फिर लिम्फोसाइट है। इसका इसका फिर बताते हैं। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इस्नोफिल्स, फिर इस्नोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स,
समझ में आ रहा है? देखिए ब्लड में दो भाग होते हैं, प्लाज्मा ब्लड सेल्स, जिसमें रेड ब्लड सेल्स जिसे एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। WBC के भी प्रकार हैं, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। इस्नोफिल्स लिम्फोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ये प्लेटलेट्स को बोलते हैं। दूसरा नाम है ये। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट है। और WBC का प्रकार है मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, इस्नोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स। ये WBC के ना न्यूट्रोफिल्स। WBC का सब WBC के प्रकार, WBC है ये। न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। WBC का कौन सा टाइप है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट, इन सब का नाम दे देंगे आपके एसएससी में। सब लोगों ने लिख लिया ना? अब देखिए जो ये आरबीसी को ब्लड सेल्स बोलते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं बोलते हैं, ऐसे इरिथ्रोसाइट बोलते हैं आरबीसी। सबसे पहले हम लोग आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे। आरबीसी सर्कुलेशन का काम करता है हमारे शरीर में। रक्त के माध्यम से ही पोषक तत्व और ऑक्सीजन हमारे सेल्स को मिलता है रक्त के द्वारा। देखिए आरबीसी के बारे में लिख लीजिए। आरबीसी में क्या क्या होता है? पाई जाती है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है, जो कि ग्लोबिन प्रोटीन और हीम नामक कणिका से मिलकर बनाता है। हीम में फेरस आयन पाया जाता है। इसमें आरबीसी में हीमोग्लोबिन, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो एक पिगमेंट है जिसमें फेरस आयन पाया जाता है। ठीक है, ग्लोबिन प्रोटीन इसी से मिलकर बना होता है ये रेड ब्लड सेल्स। क्योंकि इसमें फेरस होता है इसलिए ये रेड कलर का होता है। दोनों को मिला के बनता है हीमोग्लोबिन, हीम पिगमेंट और ग्लोबिन प्रोटीन इसमें होता है हीम में। इसका लाल रंग किसके कारण होता है? किसी का हीमोग्लोबिन के कारण लाल इसलिए क्योंकि इसमें फेरस आयन पाया जाता है। हीम होता है ना, हीम एक पिगमेंट है जिसमें कि Fe++ आयरन कंटेनिंग सब्सटेंस होता है। हीमोग्लोबिन जब आयरन कंटेनिंग होता है इसीलिए हमारे रक्त का रंग लाल होता है। बना लीजिए इसको, ठीक
क्लियर समझ गए? यूरोपियन क्या है केमिकल? ये ग्लोबिन प्रोटीन है, ये भी पिगमेंट है, इसमें भी Fe++ या फेरस आयन पाया जाता है। और ये ग्लोबिन प्रोटीन और भी पिगमेंट मिलकर के हीमोग्लोबिन बनाते हैं। इसी के कारण हमारा रक्त लाल रंग का होता है, क्योंकि हिम पिगमेंट में फेरस आयन पाया जाता है। ये हीमोग्लोबिन ये जब ऑक्सीजन का संवहन करता है हमारे शरीर में, हीमोग्लोबिन के कारण हमारा जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन का संवहन करता है पूरे शरीर में। आप लोग को आगे समझ ग्लोबिन क्या है? ग्लोबिन क्या करता है? बताया कि ग्लोबिन प्रोटीन है। हाथ बिल्कुल लाल रक्त होता है, तो इसमें आयरन भी पाया जाता है, लोहा भी पाया जाता है। हाँ, फेरस आयन भी पाया जाता है। पिगमेंट है, इसमें फेरस आयन से मिलके बना है। हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग सब्सटेंसेस है। आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो लीजिएगा हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है। रक्त ऑक्सीजन का संवहन करता है, बस इतना ही लगता। बाकी आपको पहले बताया नहीं किया सकते। अब प्लाज्मा के बारे में कुछ छोड़ो। WBC देखिए, ये तो रक्त का ये जो रेड ब्लड सेल्स है, ये तो हमारे शरीर में पोषक तत्वों को पहुंचाता है, ऑक्सीजन का संवहन करता है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन देता है। लेकिन WBC व्हाइट ब्लड सेल्स जो कि अभी ब्लड का एक भाग है, ये क्या काम करता है? हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। जैसे में कोई रोग हो गया, कोई बैक्टीरिया, कोई जर्म्स, कोई वायरस, कोई रोगाणु हम पे अटैक करते हैं, तो WBC उनसे लड़के हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। WBC में कई प्रकार के आपको मैंने बताया, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, स्नोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये सभी अलग अलग तरीके से हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। जैसे स्नोफिल्स क्या है? जैसे एलर्जी हो गई, जैसे सर्दी हो गई हम लोगों को, किसी राइनो वायरस के कारण सर्दी होगी जो कॉमन कोल्ड होता है, राइनो वायरस के कारण होता है, तो रोगों से लड़ने की चीज़ें तभी व्हाइट ब्लड सेल से ये स्नोफिल्स निकलता है और ये हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। कुछ दिन में सर्दी ठीक हो जाती है। अगर ये सुरक्षा तंत्र हमारे शरीर में ना हो तो हम रोगों से लड़ने की क्षमता हमारी नहीं है, हम ठीक भी नहीं होंगे। तो इसका WBC का कार्य हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, रोगों से लड़के हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। और इसमें भाग लेते हैं, मोनोसाइट भाग लेता है, लिम्फोसाइट भाग लेता है, स्नोफिल्स भाग लेता है, बेसोफिल्स भाग लेता है, न्यूट्रोफिल्स भाग लेता है। आप लोगों में इसमें बहुत डिटेल नहीं पूछा जाएगा, बस WBC, लेकिन मैंने फिर भी स्नोफिल्स ये सब लिखवा दिया है। इसमें न्यूट्रोफिल्स ये सबसे बड़ा पार्ट होता है व्हाइट ब्लड सेल्स का। जितना व्हाइट ब्लड सेल्स में जितने भी सेल्स हैं, इसमें न्यूट्रोफिल्स बड़ा होता है और लिम्फोसाइट भी बड़ा होता है। न्यूट्रोफिल्स क्या करता है? जैसे कोई बैक्टीरिया ने हमारे शरीर को अटैक किया तो इसका भक्षण कर देगा, यानी तुरंत निकल लेता है। ये सबसे बड़ी सुरक्षा करता है। एलर्जी की कंडीशन में स्नोफिल्स काम करता है। बेसोफिल्स का भी यही काम है, ये रोगों से लड़ता है, ये भक्षण नहीं करता। बेसोफिल्स सिर्फ रोगों से लड़ता है, सिर्फ सहायता करता है हमारे शरीर की सुरक्षा करने में। यही काम है स्नोफिल्स का भी है, सबका। सब एलर्जी के कंडीशन में कोई संक्रमण हो गया तब ये WBC हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। तो बस आप लोग इतना ही लिखिए कि WBC हमारे शरीर का सुरक्षात्मक सेल है, हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, रोगाणुओं से सुरक्षा करता है और फाइब्रोसिटिक नेचर होता है। लिखवा दिया आप लोगों को? WBC के बारे में इसमें लिखिए, मोनोसाइट के बारे में लिखिए।
ये अटैक करता है उसका ये तुरंत हत्छड़ कर लेता है, उसी को फैगोसाइट बोलते हैं। यानी कीटाणुओं को निगलना, क्या तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, कीटाणुओं को निगलना लिख लीजिए चाहिए आप लोग समझने के लिए। और ये सब बोन मैरो में बनते हैं, जितने भी है ना ये सब बोन मैरो में बनते हैं। आरबीसी भी, डब्ल्यूबीसी भी, प्लेटलेट सब बोन मैरो में बनते हैं। इसके पहले बताया था ना आप लोगों को, आपने लिख लिया? लिख लीजिए, अच्छी बोन मैरो में बनता है, ये लिख लीजिए बस इतना केस में। इस स्नोफिल्स के बारे में लिखिए, स्नोफिल्स। ये भी प्रतिरक्षा का काम करता है, हमारे शरीर की सुरक्षा करता है रोगाणुओं से। स्नोफिल भी हमारे शरीर की सुरक्षा करता है रोगाणुओं से, और इसका फॉर्मेशन भी बोन मैरो में होता है। फिर लिखे न्यूट्रोफिल्स। ये भी फाइगोसाइट होता है, ये भी कीटाणुओं को निकलता है, ये भी फाइगोसाइट होता है, सब शरीर की सुरक्षा करते हैं, बोन मैरो में बनता है। ये भी कीटाणुओं को निकलता है, ये भी कीटाणुओं को निकलता है, फाइगोसाइट ये भी होता है। सब एक ही तरह के हैं, सब रोगों से रक्षा करते हैं। लिम्फोसाइट के बारे में लिख लीजिए, थोड़ा इम्पोर्टेंट, थोड़ा ज़्यादा। बेसोफिल्स भी, पहले लिम्फोसाइट्स के बारे में तो लिखा दीजिए। बेसोफिल्स भी है, ये भी रोगों से लड़ने की, ये भी रोगों से लड़ता है। अरे मैं पहले इसके बारे में लिखा ही बोलना है। लिम्फोसाइट भी, दोनों एक ही जैसे। ये भी इसमें एंटीबॉडी बनता है, इसमें क्योंकि लिम्फोसाइट में एंटीबॉडी बनता है। ये भी हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, रोगाणुओं से लड़ता है। इम्यून सिस्टम पढ़ा ना, इम्यून सिस्टम, ये सब इम्यून सिस्टम का ये भाग है। इम्यून हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम है, जो कि इसका एक ही काम है, रोगों से लड़ता है। हमारी इम्यून सिस्टम जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी उतना ही में कोई बीमारी नहीं होगी, और होगी भी तो जल्दी ठीक हो जाएगी। अभी जब कोरोना हुआ था तो जिसकी इम्यूनिटी वीक थी, रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं थी, वो लोग बीमार पड़कर ठीक नहीं हुए। और जिसकी रोगों से लड़ने की क्षमता थी, वैक्सीन अगर नहीं लगता तो भी इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लिम्फोसाइट, लिम्फो जितने भी हैं सब भाग लेते ना सुरक्षा में, सभी स्नोफिल्स। हाँ, लिम्फोसाइट का थोड़ा ज़्यादा रोग रहता है, लिम्फोसाइट मोनोसाइट का। देखिए पूरा WBC पूरा भाग लेता है, हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को पूरा स्ट्रांग यही करता है WBC की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम में रोगों से लड़ने की क्षमता है। लिम्फोसाइट के बारे में लिख लीजिए थोड़ा। इसमें एंटीबॉडी बनता है, और ये अस्थि मज्जा में बनता है। क्या लिम्फोसाइट में एंटीबॉडी पाई जाती है। एंटीबॉडी भी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाती है, रोगों से लड़ता है एंटीबॉडी। इसका जीवन काल सबसे ज़्यादा होता है। इसके पहले जितने भी वाइट ब्लड सेल्स हैं, सबका लाइफ स्पान या जीवन काल छोटा छोटा है, लेकिन इसमें सिर्फ लिम्फोसाइट है जिसका कि जीवन काल सबसे ज़्यादा है, महीनों से लेकर कई वर्षों तक हो सकता है।
प्लेटलेट्स के बारे में लिख लीजिए। बेसोफिल्स के बारे में नहीं बताएंगे? बताएं ना, बेसोफिल्स भी ये सुरक्षा, ये भी रोगाणुओं से लड़ता है बेसोफिल्स। इतना पूछा नहीं जाएगा आप लोगों का, तभी किसी पूछा जाएगा। ये एनर्जी को भी काम करता है। हाँ, एलर्जी में भी काम करता है। अभी तो लोगों की संख्या बढ़ जाती है एलर्जी कंडीशन में, इसमें प्लेटलेट्स के बारे में थोड़ा लिख लीजिए। प्लेटलेट्स देखा कैसा होता है? ये भी द्रव पदार्थ होता है हमारे शरीर जैसे ब्लड होता है, ब्लड में भी प्लाज्मा पाया जाता है। ब्लड में तो ब्लड कल्चर्स में भी प्लाज्मा पाया जाता है। ये भी तरल संयोजी ऊतक होता है। इसकी संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है? 1.5 लाख से 4.5 लाख। 1.5 लाख से 4.5 लाख संख्या होती है प्लेटलेट्स की। ये भी बोन मैरो में बनता है प्लेटलेट्स। ये संख्या याद रखिएगा, 1.5 लाख से 4.5 लाख। इससे प्लेटलेट्स कम हो जाता है, तब हमें बुखार आ जाता है, डेंगू हो जाता है, इसी तो यही प्लेटलेट्स कम हो जाता है, फिर बाहर से चढ़ाना पड़ता है। आप लिख रहे हैं सही, क्या प्लेटलेट्स के बारे में बता रहे हैं? जितना काम कर उतना पढ़िए, जितना देखिए प्लेटलेट्स के बारे में। कितनी संख्या थी इसकी? 1.5 लाख से 4.5 लाख। 1.5 लाख से 4.5 लाख। और ये इसका फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। इसका फॉर्मेशन बोन मैरो में बनता है ये, और ये ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करता है। प्लेटलेट से ही निकलते ना ये जितने भी एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोटीन जो होता है, ये सब प्लेटलेट से निकलता है। देखिए रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। प्लाज्मा के बारे में लिख लीजिए। देखिए प्लाज्मा, दूसरा भाग लिखिए प्लाज्मा। ये भी ब्लड का भाग है, ये भी ब्लड का एक भाग है। ये हमारे रक्त का 55% हमारे शरीर में पाया जाता है, हमारे शरीर में। ये जो ब्लड सेल्स होता है पूरे ब्लड का 55% पाया जाता है। ये हमारे शरीर में, ये हमारे ब्लड का, जो हमारे शरीर में ब्लड है उसका 55% भाग बनाता है ये। उसमें मतलब इतने प्रतिशत भाग प्लाज्मा का होता है, सिर्फ बाकी प्रतिशत ब्लड का होता है। ये हल्के पीले रंग का होता है। ये भी तरल संयोजी ऊतक है। प्लाज्मा भी ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करता है। ये भी ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करता है प्लाज्मा। जब चोट लगती है तो वाइट निकलता रहता है ना, ये प्लाज्मा ही रहता है। फिर बाद में इसमें बहुत सारी प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है, फाइब्रिनोजन, ये सब ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करता है। बस प्लाज्मा का इतना ही है। अब आप लोग ब्लड ग्रुप के बारे में ये जानते हैं। ब्लड ग्रुप क्या हो गया? तो समझ में नहीं आया, पूछ लीजिए। कोई डाउट है? ब्लड ग्रुप के बारे में लिखिए। ब्लड ग्रुप के बारे में जानते हैं? कितने प्रकार के ब्लड होते हैं, ब्लड ग्रुप होते हैं? कौन कौन से? इसकी खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। कार्ल लैंडस्टीनर ने
बाद आपको एडमिशन हो जाएगा। कार्ल लैंड स्टीनर, लिख दीजिए मैम। अभी पेन ही नहीं चल रहा। एक दिख रहा है ये वाला ये डालना कहीं में डालना है। ब्लड ग्रुप के रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। बता ली मैंने। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं? ब्लड ग्रुप ए, बी, AB और O। खुलेगी कैसे? खुलेगी कैसे? इसमें यूनिवर्सल डोनर कौन है पता है? ऐसे कुछ ही होगा। यूनिवर्सल डोनर किसे बोलते हैं? O। और यूनिवर्सल रिसिपिएंट एबी क्यों बोलते हैं? एकदम से ए का और बी का दोनों का खून चढ़ सकता है, ओ वाले का भी चढ़ सकता है, और ओ वाला जो संविदाता होता है किसी को भी खून दे सकता है। अभी बताते देखिए तो हमारे ब्लड में हमारे ब्लड सेल्स में 4 प्रकार के ब्लड समूह पाए जाते हैं। ब्लड ग्रुप ए, ध्यान दीजिए सबको, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O। देखिए AB में क्या होता है कि ब्लड ग्रुप A और B में इसमें A में A एंटीजन पाया जाता है। कौन सा एंटीजन पाया जाता है? B में B एंटीजन, इसमें AB दोनों। इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। ठीक है, ये ब्लड ग्रुप ए है और ये ब्लड सेल्स के सरफेस पे ये पाया जाता है एंटीजन। सबका एंटीजन अलग अलग है, सब ब्लड ग्रुप का। रेड ब्लड सेल्स है, उसके सरफेस पे ये एंटीजन पाया जाता है। ब्लड ग्रुप का एंटीजन ये एंटीजन तो ब्लड ग्रुप में पाया जाता है, मगर इसमें एंटीबॉडी भी पाई जाती है। किसी में नहीं भी पाई जाती, बता रहे हैं। एंटीबॉडी ब्लड के सरफेस पे नहीं पाया जाता, वो प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई जाती है। इस ब्लड ग्रुप में एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों पाया जाता है। एंटीजन ये ब्लड सेल्स के सरफेस पे होता है एंटीजन, इस ब्लड ग्रुप का। हमारा ब्लड सेल्स ही तो है ना, तरफ संयोजी ऊतक है, तरफ सेल्स है ये, तो उसी में जितने सेल्स पे ये सभी जगह जगह पाया जाता है ये एंटीजन। ये ब्लड ग्रुप A, B और O में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। AB में एंटीजन AB दोनों पाया जाता है और ब्लड ग्रुप O में कोई एंटीजन नहीं होता, लेकिन इसमें अब एंटीबॉडी इसका उल्टा पाया जाता है एंटीजन में। जैसे A में बी पाया जाता है, A में B एंटीबॉडी पाया जाता है। A में B एंटीबॉडीज का अपोजिट पाया जाएगा। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? आप लोगों ने पूछा है, याद कर लीजिएगा।
पाया जाता है? बी एंटीजन एंटीजन। और एंटीबॉडी? और बी में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? और एंटीबॉडी? और एबी में? और ओ में? इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता, एंटीबॉडी पाया जाता है। इसमें एबी दोनों पाया जाता है। हाँ। अब देखिए हम लोग ब्लड क्यों नहीं एक दूसरे का क्यों नहीं चढ़ा सकते? हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो हमको ए ब्लड ग्रुप वालों को चढ़ा सकते हैं, बी है तो बी का। मगर वो तो सब में चला सकते हैं। क्यों नहीं चढ़ा सकते पता है? देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति इसका ब्लड ग्रुप ए है और इसका बी है, ठीक। अब हमने इसको ब्लड ग्रुप दिया, ए को दिया, बी वाले को दे दिया, तो इसमें एंटीजन तो ए पाया जाएगा और एंटीबॉडी बी पाया जाएगा। अब इसका क्या होगा? एंटीजन बी पाया जाएगा, एंटीबॉडी ए पाया जाएगा। अब ये एंटीबॉडी क्या होंगे? एक दूसरे से चिपक जाएंगे, तो हमारा ब्लड क्लॉट कर जाएगा। इसीलिए जिसका जो ब्लड ग्रुप हो, इसका अगर अलग अलग एंटीबॉडी रहेगा तो ये नहीं चिपकेगा। इसीलिए ओ का इसीलिए दे सकते हैं क्योंकि इसमें एंटीबॉडी, इसमें एंटीजन तो नहीं होता। इसका एंटीजन और इसका एंटीजन एक दूसरे से चिपक जाएगा, इसका एंटीबॉडी से चिपक जाएगा, लेकिन ओ का नहीं चिपकेगा क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है। इसलिए इसको आसानी से चढ़ाया जा सकता है। आगे समझ में ठीक है? बताइए ओ में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? बताइए ओ में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? और ए बी में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? दोनों समझ गया क्या ना कि वो एक दूसरे का ब्लड नहीं ले सकते? और ए बी को लिख लीजिए, वो यूनिवर्सल डोनर है, लिख लीजिए। वो सब आता है, ये सब नहीं है। हाँ बताइए, लिख लीजिए। हाँ मैं पकड़ लिख लीजिए। ओ को यूनिवर्सल डोनर या सर्वदाता कहते हैं। ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। और ब्लड ग्रुप ए बी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट या सर्वग्राही बोलते हैं। ब्लड ग्रुप ओ को अब नहीं लिख रहा, ए बी को सर्वग्राही बोलते हैं। ये सबसे ब्लड ले सकता है। आप लोग का सब ब्लड सिस्टम हो चुका। आप लोग ये बताएं कि हम ह्यूमन और बर्ड में कैसा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? ह्यूमन और बर्ड, ये बर्ड्स का, ह्यूमन और पक्षियों में सेम होता है ह्यूमन और बर्ड। हम लोग का दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। लिख लीजिए दोहरा। मनुष्य और पक्षियों में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। दोहरा मतलब समझ लेना, जब ब्लड सर्कुलेशन होता है तो हमारे हार्ट में दो बार ब्लड प्रेशर दो बार आती है, एक बार सीधा आता है, एक बार वेन। अशुद्ध रक्त को
वापस ले जाता है, फिर शुद्ध रक्त वहाँ से ले जाता है लंग्स के माध्यम से। कल बता दिया था आप लोगों को, इसीलिए इसको दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। जो रक्त वाहिनियाँ हृदय से 2 बार होकर गुजरती है, एक बार रक्त लेने के लिए, एक बार रक्त देने के लिए, इसीलिए इसको दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। आप लोगों में पूछा गया कि कैसा रक्त परिसंचरण तंत्र हम लोगों में पाया जाता है, आप लोग के SSC में। हाँ, ओपन और इसका भी होता है, ओपन और क्लोज। इन्वर्टिब्रेट में ओपन, जैसे कॉकरोच है उसमें ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। उसमें क्या होता है ना कि डायरेक्ट उसमें नाक जो होता है उसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है, फूले में होता है, पूरे शरीर में होगा। और हम लोग को कहीं से ब्लड वेसल्स में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो कहीं से बाहर नहीं जाता ब्लड, ब्लड वेसल्स के अंदर ही होता रहता है। किसी में उसमें विनोसा सेट पाया जाता है, मिक्स ब्लड होता है उसमें। किसे रक्त फिश में उसमें विनोसस मिक्स ब्लड पाया जाता है। उसमें भी ओपन है, वो सिर्फ इंसेक्ट में होता है, जैसे कॉकरोच है इंसेक्ट में होता है ओपन। ये ओपन और क्लोज ब्लड पूछा गया क्या आप लोगों को? सर्कुलेशन होता है वो वेसल्स के माध्यम से होता है, वेन्स के द्वारा होता है और आर्टरीज में। तो उसमें क्या होता है, हमारा ब्लड क्लोज रहता है, वो कहीं बहता नहीं। और जो ये इंसेक्ट होते हैं उसमें पूरे शरीर में ब्लड बहता रहता है, तो उसमें न्यूरॉन के माध्यम से ब्लड का सर्कुलेशन होता है। हम लोग पक्षी और मैमल्स वार ब्लडेड होते हैं। लिख लीजिए, पक्षी और मैमल्स, बर्ड और मैमल लिख लीजिए। बर्ड्स और मैमल वार ब्लडेड होते हैं। वार ब्लडेड होते हैं। क्या होते हैं? वार ब्लड मतलब समतापी बुद्धि वाले थे, समतापी। और कोल्ड ब्लडेड में आते हैं, जैसे आपका ये सांप हो गया, सरीसृप में जैसे सांप हो गया, छिपकली हो गया और फिश हो गया, ये सब कोल्ड ब्लडेड में आते हैं, असमतापी। अब आप लोग का रेस्पिरेटरी सिस्टम आज स्टार्ट करें। रेस्पिरेटरी सिस्टम देखिए, हमारे शरीर में जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो बहुत सारे हानिकारक पदार्थ भी बनते हैं उसमें, ठीक है? देख लिया इसको आप लोगों ने? देखिए, आज आप लोग का रेस्पिरेटरी सिस्टम या सर्जन तंत्र शुरू कर रहे हैं। सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र में क्या है कि हम जैसे कुछ भी भोजन लेते हैं, पोषण लेते हैं, फिर पचने के बाद कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, इसको हम बाहर मतलब इसको निकालने के लिए बाहर अंग लगे हुए हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम लगे हुए हैं, अंग लगे हुए, उत्सर्जी अंग। इसके माध्यम से हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर किया जाता है। इसी को जिसके द्वारा जिस क्रिया प्रणाली के द्वारा हमारे शरीर के हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है, उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। इसमें रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस यानी उत्सर्जित पदार्थ और उत्सर्जन अंग और जिसके द्वारा बाहर निकाला जाता है, ये सब क्रिया प्रणाली भाग लेती है। इसी को कहते हैं उत्सर्जन तंत्र कहते हैं।
दिख नहीं रहा है। लिख लीजिए उत्सर्जन तंत्र। कहाँ चले गए? पानी भी दे रहे हैं। अजीत क्या कर रहे हो? क्या? गूगल से पढ़ाई हो रही है? मैं वो आप पढ़ाई को देख समझ में अच्छा आता है, सामने लिखा होता है तो समझ में ना आए तो इसमें सही लिख लिख देते हैं। तुम जो ना समझ में आए मुझसे पूछ लो। बिल्कुल हिंदी में लिखा है, आप इंग्लिश में लिखिए। तो ठीक है, हिंदी में लिखेंगे। अब जब हिंदी में लिखते थे कुछ लोग बोलते मैडम इंग्लिश में लिखिए। चल कितना भी आ रहा है। उत्सर्जन तंत्र। अरे आप लिख दीजिए, बाद में समझ लीजिए, समझ जाएंगे और
देखिए हम लोग ये उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। अब लिख नहीं रहे ये स्क्रीटरी सिस्टम जिसे कि उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। हमारे शरीर में वो क्रिया प्रणाली जिसके द्वारा हमारे शरीर के हानिकारक पदार्थों को, जैसे लोग पोषक तत्व खाते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, पोषण देते हैं, जैसे लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो सब कोई पोषण नहीं देता, उसमें से कोई उसके बाद हमारे शरीर में हानिकारक पदार्थ भी उससे बनते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, रोग बना सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को बाहर करने के लिए, हानिकारक पदार्थों के लिए जो तंत्र लगाया गया उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र में क्या होता है? पहला था स्क्रीटरी प्रोडक्ट, स्क्रीटरी सब्सटेंसेस भी बोल सकते हैं उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ में क्या, जैसे कि आ गया आपका ये उत्सर्जी पदार्थ, इसी को बोलते हैं स्क्रीटरी सब्सटेंसेस को उत्सर्जी पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या आ गया? कार्बनिक पदार्थ आ गया और नाइट्रोजन युक्त, जिसमें कि नाइट्रोजन पाया जाता है। कार्बनिक में जैसे कि CO2 है। ठीक है, आ रहा है समझ आप लोगों को? जैसे CO2 क्या होता है? CO2 भी हमारे लिए हानिकारक है। हम जब सांस लेते हैं तो CO2 ज़्यादा अगर हो जाता है तो हमारा दम ताप बढ़ जाता है, दम घुटने लगता है। तो हमारे शरीर में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि हमारे शरीर के लिए ये हानिकारक है। तो इसके लिए भी हमें इसके माध्यम से, श्वास के माध्यम से बाहर निकालते हैं, तो इसे कार्बनिक पदार्थ, जिसमें कार्बन है तो इसे कार्बनिक पदार्थ। फिर होता है नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, जिसमें कि नाइट्रोजन पदार्थ, ये सब उत्सर्जी पदार्थ जो हानिकारक है। इसमें अमोनिया आता है और यूरिक एसिड आता है और यूरिया आता है। ठीक है, अब इसको बाहर निकालने के अंग उत्सर्जी अंग लगे हुए हैं। स्क्रीटरी आर्गन, पहले इतना लिख लीजिए, फिर स्क्रीटरी आर्गन के बारे में बताएंगे आप लोगों को। पहले इसमें किडनी आ जाता है, जिसे किडनी भी बोलते हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बैठिए, कार में आप लोग को आई कार्ड ले लिया जाएगा। त्वचा भी आता है, त्वचा, फेफड़े भी आते हैं, और नाक भी आता है। आप लोगों को मैं आपका सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ब्लड भी हो गया। अब आप लोगों को स्क्रीटरी सिस्टम के बारे में आज बता रहे हैं। नया चैप्टर है स्क्रीटरी सिस्टम, जिसे उत्सर्जन तंत्र भी कहते हैं। हमारे शरीर का आप लोगों को भी बता चुके हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालते हैं या जिस क्रिया द्वारा उसको हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। जिस क्रिया प्रणाली के द्वारा हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालते हैं शरीर से, उसको हम उत्सर्जन अंग कहते हैं। अभी उत्सर्जन है जिसमें पहले थे स्क्रीटरी सब्सटेंसेस, जिसे कि उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। फिर उत्सर्जी, इसमें उत्सर्जी पदार्थ भाग लेते हैं, उत्सर्जी अंग भाग लेते हैं, और उसमें जो है फिर इसकी पूरी क्रिया प्रणाली, इसमें कैसे कैसे एक्सक्रीशन होता है, किस माध्यम से, ये सब हम स्क्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। तो पहले स्क्रीटरी सब्सटेंसेस लिख लीजिए, जिसमें कि कार्बनिक पदार्थ
और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। ठीक है, लिख लीजिए एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, निकालना उत्सर्जी पदार्थ। लिखिए सबने लिख लिया? आप लोगों ने लिख लिया सब कुछ? एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस है कार्बनिक पदार्थ यानी उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ में आता है कार्बनिक पदार्थ और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ में अमोनिया आ गया, यूरिक एसिड आ गया और ये यूरिया आ गया। और उत्सर्जी अंग में आपका आ गया, इसमें किडनी यानी वृक्क, स्किन, त्वचा, फेफड़े, नाक, ये सब उत्सर्जी अंग है। ये सभी एक्सक्रीशन में भाग लेते हैं, ये सभी उत्सर्जन में भाग लेते हैं। ठीक है, लिख नहीं वो जरा तो नहीं दिख रहा। ये एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस यानी कार्बनिक उत्सर्जी पदार्थ जिसमें कि कार्बनिक पदार्थ और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ आते हैं। कार्बनिक पदार्थ में CO2 और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ में अमोनिया, यूरिक एसिड और यूरिया। फिर उत्सर्जी अंग एक्सक्रीटरी ऑर्गन जिसमें आता है किडनी यानी वृक्क, त्वचा, फेफड़े और नाक भी आता है। वैसे तो लीवर भी आता है। ठीक है, ये अंदरूनी फेफड़े तो भी अंदरूनी है, इसमें अंदर इंटरनली रूप से उसमें मल बनाने के काम में आता है। लिख लो भैया। लिख लिया आप लोगों ने? अभी नहीं, हम लिख रहे हैं। अरे लिखोगे नहीं तो याद कैसे करोगे? समझा तो दिया, पता एक्सक्रीटरी क्या सब्सटेंसेस क्या होता है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ, जिसमें नाइट्रोजनस पदार्थ है। किडनी सबको पता ही है कि भाग लेता है उत्सर्जन में, ब्लड को छान के बाहर करता है, पोषक करके वो वापस लौटाता है, हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालता है। लिख लिया तो आगे बढ़े। लिख लीजिए फेफड़े के माध्यम से CO2 का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, फेफड़े के माध्यम से कार्बनिक पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में CO2 लिख लीजिए। लिख लीजिए कार्बनिक पदार्थ पहले। हम फेफड़े के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। अब फिर उसमें लिखिए त्वचा के माध्यम से लिखिए त्वचा से क्या पसीना निकलता है ना, श्वेत ग्रंथियों से। त्वचा में ही लगा होता है श्वेत ग्रंथियां। त्वचा के माध्यम से हम श्वेत उससे भी एक्सक्रीशन करते हैं, जैसे पसीना, लवण का, जल का, लवण का जो पसीना निकलता है, एक्सक्रीशन ही तो होता है, हमारे हानिकारक लवण को बाहर निकालता है पसीने के माध्यम से। और नाक से म्यूकस निकलता है, नाक से म्यूकस निकलता है। म्यूकस वो भी तो उत्सर्जी पदार्थ ही है। और किडनी रक्त को सफाई करता है, विभिन्न प्रकार के हानिकारक पदार्थों को एक्सक्रीशन करता है। किडनी विभिन्न प्रकार के
हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन करता है। त्वचा, नाक, फेफड़ा और क्या लिखा है? देखा जाए तो आँख भी एक्सक्रीशन का काम करता है, जो किनारे हमारे निकलता है कीचड़, वो भी उत्सर्जन ही है। गंदगी का उत्सर्जन करता है, तो आँख भी लिख सकते हैं आप। म्यूकस तो नाक से निकलता है, जो आँख से किनारे निकलता है, लोग सुबह पीला पीला पदार्थ, वो स्क्रीटरी को रखती है। लेक्रिमल ग्लैंड आंसू का करता है, आंसू निकालता है हमारे आँख से। जो कीचड़ नहीं, सुबह उठते हैं कीचड़ भरा रहता है हमारे आँख में, आँख भी आ सकती है, लेकिन आप लोग जाने तो समझ लीजिए। अब लिखिए नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, लिखिए नाइट्रोजन युक्त पदार्थ में अमोनिया, लिखिए अमोनिया, और यूरिक एसिड। ये नाइट्रोजन युक्त पदार्थ इसी के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किया गया सिक्रीशन में। जैसे जो जलीय जंतु जितने हैं सब अमोनिया का सिक्रीशन करते हैं, इसीलिए उन्हें अमोनोटिलिक बोलते हैं। जल में रहने वाले जितने भी जीव हैं, जैसे मछली है या जितने भी जलीय जंतु हैं, जैसे अमीबा, प्रोटोजोआ, सिलेंडर, जो इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं, अभी आगे आप लोगों को पढ़ाएंगे, ये सभी अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कीजिए अमोनोटिलिक हो, जो जंतु अमोनिया का सिक्रीशन करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, वो अमोनोटिलिक कहलाते हैं। उदाहरण में लिख लीजिए जलीय जंतु, और जो जंतु जीपीएस फोटो ले लेना। जो जंतु यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, यूरिक एसिड, ये यूरिक एसिड, और ये सब आपके एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर सही हो जाता है तो आप लोग का फायदा ही है, इसलिए लिख लीजिए। जो जंतु यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं उन्हें यूरिकोटिलिक कहते हैं, यूरिकोटिलिक। जंतु कहते हैं। जैसे पक्षी है, सांप है जो कि रेप्टाइल में आता है, छिपकली है, ये सब यूरिक एसिड का सिक्रीशन करते हैं। फिर होता है, लिख लिया, जैसे सरीसृप में, अभी लिख लीजिए सरीसृप में, जैसे उसे रेप्टाइल भी बोलते हैं, उसमें सांप आता है, छिपकली आती है, ये सब यूरिकोटिलिक होते हैं, यूरिक एसिड का सिक्रीशन करते हैं ये सब जंतु। ठीक है, फिर आता है यूरिया। यूरिया भी है ना, नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस है। यूरिया ये वनस्पति जितने होते हैं, जैसे ये हम लोग मैमल्स हैं, हम लोग हैं, मेढक और मनुष्य, ये यूरिया का उत्सर्जन करता है।
है तो याद नहीं है वो क्या है। डायफ्राम को सुना तो आगे इससे मिलता लगेगा कुछ। देखिए ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में पूरा नेफ्रॉन्स पे बेस है। हमारे शरीर में हमारे ये उत्सर्जी अंग का इकाई ही है नेफ्रॉन्स है। नेफ्रॉन्स के अंदर वाला हिस्सा उत्सर्जन की इकाई है नेफ्रॉन्स। ये उत्सर्जन की इकाई है। किडनी इसी से मिलकर बनी होती है। किडनी में नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। देखिए ये किडनी की संरचना जैसे बनाई है किडनी की संरचना। रक्त वाहिकाओं का जाल होता है जिसे को नेफ्रॉन्स बोलते हैं। किडनी में रक्त वाहिकाओं का जाल होता है जो कि उत्सर्जन के लिए काम करता है, उसी को नेफ्रॉन्स बोलते हैं। इसमें देखिए कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसे कहते हैं ये नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर है। अभी समझिए नेफ्रॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए बता देता है। नेफ्रॉन्स फिल्टरिंग का ऑर्गन है। इसमें ढेर सारे नेफ्रॉन्स लगे हुए हैं। ये देखिए ऐसे ये सब नेफ्रॉन्स हैं। ह्यूमन में 10 लाख से 1.5 लाख तक नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं लगभग। अभी एग्जैक्ट किसी को बता देंगे लगभग 1.5 मिलियन इतने सारे नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं जो कि ये रक्त में क्या कहते हैं ब्लड ये जितने भी रक्त को छान करके हम पोषक पदार्थों को वापस शरीर में कर देते हैं और हानिकारक पदार्थों को छान कर बाहर निकालते हैं। इसी को नेफ्रॉन्स कहते हैं। स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिएगा। 10 लाख से 1.5 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। 10 लाख से 1.5 लाख कितने से 10 लाख से 10 लाख नहीं 10 लाख से 1 मिलियन पाए जाते हैं। 1.5 मिलियन। तो है मोबाइल और ये 0 बढ़ा लो 1 मिलियन से 1.5 मिलियन। कितने नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं किडनी में। ये उत्सर्जन की क्रियात्मक इकाई है। ये ढेर सारी लगी हुई है। ये कोमन कैप्सूल का लाइक स्ट्रक्चर है। और इसमें होता है जाल होता है वाहिकाओं का। रक्त वाहिकाओं का जाल होता है इसमें। इधर ध्यान दीजिए ये नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर है। कप लाइक स्ट्रक्चर है। डोमेन कैप्सूल होते हैं और इसमें रक्त वाहिकाओं का जाल होता है जिसे ग्लोमेरुलस बोलते हैं।
प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। हाँ, लगी तो है। मेरा नेफ्रॉन समझने की पहले इसको अब तो समझ गए ना, नेफ्रॉन ढेर सारी लगी हुई है, अभी वैसे जालीनुमा संरचना बनाती है। ये जो पास में है कॉमन कैप्सूल, तो ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स नाम है इस नली का। फिर इधर से लिनियर नेफ्रॉन की संख्या लिखी है। ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो इसके दोनों नली ये थे, जो इसके पास में है गोमेन कैप्सूल थे, उसे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, और जो इससे थोड़ा सा दूर है इसे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। इन लोगों का काम ये ब्लड को छानने में मदद करते हैं। जो रक्त में हानिकारक पदार्थ होते हैं ये सब उसको छानने में भाग लेते हैं, जिसमें कि नेफ्रॉन्स इसकी इकाई है। ये पूरा नेफ्रॉन से मिलकर किडनी बना हुआ है, इसकी इकाई नेफ्रॉन्स है। अभी आ रही आप? मैं स्कूल से लेट हो गया। ये नीचे आती हुई ये संरचना है। इसे कहते हैं हेनले लूप। इसके आगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, फिर इसके आगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, फिर इससे थोड़ा सा आगे फिर उसके नीचे हेनले आ जाता है, हेनले लूप। अभी थोड़ा समझ लीजिए, फिर एक एक चीज को अच्छे से बताएंगे आपको। डिस्टल कन्वोल्यूटेड, प्रॉक्सिमल